नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कोविड का कहर जम्मू पर लगातार बढ़ता जा रहा है और इतनी तेजी से कोविड-19 बढ़ रहा है कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम हैरान होते थे कि कश्मीर में किस तरीके से मामले निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जम्मू की जो हालत है वो देखते ही बनती है। अगर आज के दिन की बात करें, आज के दिन 1355 नए मामले आए हैं और जिसमें जम्मू डिवीज़न की बात करें तो 785 मामले जम्मू डिवीज़न से हैं और 570 मामले जो हैं कश्मीर डिवीज़न से। अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 483 मामले सिर्फ जम्मू जिले से आए हैं। आप देखते हैं किस तरीके से कोरोना फैल रहा है और जम्मू जिले में इसका प्रकोप कितना बढ़ रहा है। जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, जो मूल मंत्र हैं उनको नहीं अपनाएंगे, तो कोरोना लगातार बढ़ता जाएगा। अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो 11,859 एक्टिव मामले रियासत में हैं और मौतें 815 हो चुकी हैं। आज भी 8 मौतें जम्मू में हुई हैं और 6 मौतें कश्मीर में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से कोविड-19 फैल रहा है। और हम आपको साथ साथ में ये भी बताते चलेंगे, लापरवाही भी बड़े पैमाने पर हो रही है। कल हमने देखा था सीडी हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। जो पॉजिटिव आए थे उन्होंने डॉक्टरों और प्रबंधन पर ज़ोरदार आरोप लगाया था कि वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दर्शकों, जब हम लापरवाही की बात करते हैं तो प्रशासन भी इंतहा ही करता है, उसमें समाज भी रिस्पॉन्सिबल है। आज ही कठुआ में एक ऐसा मामला आया है कि लोगों को जाली नेगेटिव प्रमाण पत्र बना करके, यानी नेगेटिव टेस्टिंग रिपोर्ट बना करके भेजी जाती थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जोखिम भरा होगा। 2 आदमी मिलकर के गिरोह बनाते हैं और उसके बाद जो लोग बाहर से आते हैं उनको टेस्टिंग की ज़रूरत है, उनको नेगेटिव बना करके या फिर ये कह करके कि इनका टेस्ट हो चुका है, उनको वापस यानी लखनपुर से पार करवाते थे। पुलिस ने इसको लेकर के एक मुहिम छेड़ी। उस मुहिम में 2 व्यक्तियों को फिलहाल अरेस्ट किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ इसलिए भी की जा रही है कि आखिर कितने लोगों को उन्होंने पैसे लेकर के लखनपुर बॉर्डर को क्रॉस किया। आइए देखते हैं पुलिस अधिकारी का क्या कहना है। टीम थी, उसको इंस्पेक्टर जो वहाँ के हमारे संजीव जी हैं, जो कि एसएचओ लखनपुर हैं, उन्होंने इस टीम को लीड किया और 2 बंदों को इसमें अरेस्ट किया है, जिसमें कि एक का नाम जो है रुमाल सिंह इलियास पप्पू सन ऑफ संसार चंद है, जो क्रो लखनपुर के ही रहने वाले हैं, जो कि वहाँ पर जो है वो चौकीदार हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, जो कि प्राइवेट उन्होंने हायर किए हुए हैं। और उनके साथ जो है एक विजय कुमार है सन ऑफ रतन चंद, आर ओ दनौर तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हैं, जो कि एज ए वॉलंटियर वहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर कठुआ जो कोविड कंट्रोल रूम लखनपुर में वहाँ काम कर रहे हैं। तो अभी तक ये 2 बंदों को हमने अरेस्ट किया है और इनसे हमने जो कुछ हमने डिस्पैच स्लिप्स भी हमने सीज़ की हैं, जो लोगों को उन्होंने इशू की हैं, कि जिसके ऊपर लिखा था कि सैम्पलिंग हुई है, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ था। ये वहाँ बैठ के फेक जो है वो पासिस बना रहे थे। इनकी इंटेरोगेशन चल रही है और इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने पहले भी 1-2 पार्टीज़ को आगे भेजा हुआ है। अभी हम इसको डिटेल में जाएंगे कि और उसमें देखेंगे कि और भी ये चेन कहाँ तक जाती है और तो किसी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। दर्शकों, जिला पुंछ में भी सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया गया। बैंक के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी, कोई परवाह नहीं कर रहा था। हालांकि पूरे ज़िले में रैपिड टेस्टिंग चल रही है, लेकिन कोई भी परवाह नहीं कर रहा है। ये शुरू में भी हमने देखा था कि पुंछ ज़िले में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही थी और ख़ासतौर पर बैंकों के बाहर। आज भी सेम सिस्टम है। मुझे लगता है कि प्रशासन को थोड़ी बहुत सख्ती ज़रूर करनी चाहिए। पुलिस के बाहर भी थोड़ी नफरी लगाई जानी चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, नहीं तो जम्मू की तरह केसेस लगातार बढ़ते जाएंगे। ना तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, ना ही वो मास्क पहन रहे हैं और ना ही वो दीगर जो SOPs हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए इंतज़ामिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो हैं वो एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक पहाड़ की तरह उनके सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। जितना ट्रैक रिकॉर्ड हमारा अच्छा था माजी में, उतना ही अब ख़राब हो गया है और इसका सारा सिला, इसका सारा श्रेय और मैं कहता हूँ मुबारकबाद है हमारे लोगों का असर है। तो एक यहाँ पर डिस साहब ने ऑर्डर निकाला था कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना किया जाएगा, उसको पेनलाइज करेंगे, लेकिन अब देखिए किसी ने नहीं मास्क पहना हुआ। अब क्या करे, पुलिस भी क्या करे। अब हम बात करेंगे स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। उनकी आज पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है जो फिरका प्रस्ती को हवा देती है।
फिरका प्रस्ती की लाइन टो करके वो अपना वोटों का ध्रुवीकरण करती है। आइए देखते क्या कहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी मज़हब के नाम पे सियासत नहीं चलाई है, कभी नहीं। हमारी हिस्ट्री है वो। और शेरी कश्मीर का नारा क्या था? शेरी कश्मीर का क्या इरशाद? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद था। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई क्योंकि वो जानते थे कि सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें गुर्बत में, मुसीबत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है। तो फिर आज हम कैसे कम्युनल हो गए? अगर कोई भी शख्स कम्युनल पॉलिटिक्स आजकल खेल रहा है, वो बीजेपी खेल रही है, आरएसएस खेल रही है। ये तो आपको पूरा पता है। हमने कभी ये खेल नहीं खेला और वो खेल रहे हैं और इस खेल में वो डूब जाए। तो दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अश्वनी चुरंगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चुरंगू जी, आपको स्वागत है। और साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आपकी पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर फिरका प्रस्त होने का टैग लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, खालिद नजीब सोहरावर्दी जो डोडा से बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्रजा परिषद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सफर तक इन्होंने फिरका प्रस्ती की है और अभी भी यह फिरका प्रस्ती कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने अपनी पार्टी का आगाज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाते किया है जी, और जिसको 20 साल लगे फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनने में जी, उनको तो ये अधिकार ही नहीं बनता जी, कि वो इस तरह की बात करें। और दूसरा, उसके बाद में जब से ही शेख अब्दुल्ला 1947 में शासन में अपनी पोजीशन ग्रहण करने से पहले और बाद में जी, वो लगातार रिलीजियस पोडियम्स का जी, खासकर जी, हजरत बल का जी, प्रयोग करते आ रहे हैं। जी, उन्होंने जामिया मस्जिद का भी प्रयोग किया है। जी, उम्र भर उन्होंने 3 चीजें की हैं जी, और उसी के सहारे अपनी राजनीति आगे चलाई है। जी, पहला काम, मुस्लिम मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के बेस पर जी, जम्मू कश्मीर में राजनीति करना। जी, दूसरा सदा हजरत बल शाइन को अपने पॉलिटिकल पोडियम के रूप में प्रयोग करना। जी, और तीसरा, जो माइनॉरिटी स्टेट की हैं, जी, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो डोगरा कम्युनिटी है, चाहे वो सिख हैं या बौद्ध हैं, उनके साथ में सौतेला व्यवहार करना। जी, ये तीनों चीजें उनके पॉलिटिक्स का डे 1 से हिस्सा रही हैं। और जब फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला उनके बाद में सत्ता में आए, उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले से ही एजेंडा रहा है, जी, उसको उन्होंने दरकिनार कहीं नहीं किया। जी, लास्ट इलेक्शन में के बाद में जब वो सत्ता में थे, उन्होंने एक बार ये कहा था कि उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कश्मीरी पंडित इसलिए नहीं है जी, क्योंकि कोई कश्मीरी पंडित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लायक नहीं है। जी, ये है उनका सेकुलरिज्म। जी। देखिए चुरंगू साहब, खालिद नजीब सोहरावर्दी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही हाउस में झूठ बोलते हैं। क्या कहेंगे आप? हमारा ये मानना है जी, कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है जी, तो सबसे पहले तो ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है जी, जो उन्होंने इस तरह की बात की है। जी, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट में कहा जाता है वो रिकॉर्ड में आता है। जी, और जो रिकॉर्ड में आता है उसमें अगर ये बात सच साबित हुई कि कोई चीज वहां पर जो बोली गई है वो जी, सत्य नहीं थी, जी, उस पर तो सजा होगी। जी, क्योंकि वहां पर जो भी बोला जाता है वो एक प्रमाण, वो एक शपथ लेकर के बोला जाता है। शपथ पहले ली होती है सदस्यों ने। इसलिए जो वो ऐसा कह रहे हैं, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। जी, ये उनके इस बात का संज्ञान मैं अपील करता हूं स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, वो जी, ले लें और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया चुरंगू साहब, धन्यवाद। दर्शकों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता, डोडा से ताल्लुक रखते हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, खालिद नजीब सोहरावर्दी, उन्होंने भी आज पुण्यतिथि के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही झूठ बोलते हैं। उन्होंने प्रजा परिषद पर भी संगीन आरोप लगाए। वज़ीर दाखिला खुद झूठ बोलते हैं, बाकी मिनिस्टर साहिबान और पार्टी के ये जो एवरी टॉम एंड डिक हैरी जो है वो सब बोलते रहते हैं।
आजकल सारे मसले कश्मीर के एक्सपर्ट बने फिरते हैं। इसमें हर एक एक्सपर्ट नहीं बन सकता है, यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने इतना कम्प्लेक्स बना दिया है जम्मू कश्मीर के मसले को। हालांकि एक बड़ा सीधा साधा मसला था। दर्शकों, केंद्र सरकार ने 5 भाषाओं को राजकीय भाषा देने का प्रस्ताव बनाया है, जिसमें हम सब जानते हैं उसमें हिंदी है, उर्दू है, कश्मीरी है, डोगरी है, इंग्लिश है। इन भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा, ये प्रस्ताव बनाया है। अपीसमेंट करने की कोशिश की गई, सोचा गया कि कहीं ना कहीं कश्मीरियों को भी खुश किया जाए, उर्दू भी रखी गई, डोगरों को भी खुश किया जाए। लेकिन अब बात बनती है कि सिख समुदाय जो पंजाबी को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है, उन्होंने अभी मन बना लिया है कि इस प्रस्ताव का विरोध किया जाएगा या सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि आप पंजाबी को भी इनकॉर्पोरेट करें। उसी तरीके से गोजरी को लेकर के भी एसटी समुदाय एकजुट है। पहाड़ी भाषी लोग जो है वो भी कहते हैं कि पहाड़ी भाषा को भी इसमें शुमार किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने कोशिश की थी कि लोग जुड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भारी पड़ सकता है। हमने फॉर्मर एमएलसी चरणजीत सिंह खालसा से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है और एक अपीसमेंट की कोशिश की गई है। इस प्रयास के चलते कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आज पंजाबी को वो अधिकार नहीं मिला है, ना गोजरी को मिला है, ना ही पहाड़ी भाषी को मिला है। अगर मिला है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी को मिला है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सबब बन सकता है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर एमएलसी चरणजीत सिंह खालसा। खालसा जी, आपकी अपनी पार्टी है, आपकी केंद्र में सरकार है, जिसकी केंद्र में सरकार होती है तो उसकी जम्मू कश्मीर यूटी में भी सरकार होती है। आप पंजाबी को इसमें इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं करवा पाए? ऐसे है कि ये जो जी बिल 2020 का जो जी 2020 अभी आ रहा है पार्लियामेंट में कि भाई जम्मू कश्मीर यूटी में जी इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, डोगरी और कश्मीरी जी ये लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, जबकि 200 साल से जी कश्मीर में पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज रही है। जी और ये मेरे ख्याल में 81 तक जब 3 लैंग्वेज फार्मूला आया तो उस वक्त जब पंजाबी बंद की गई तो ये उस वक्त ये लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज से ख़त्म हुई मेरे ख्याल में। जो यहाँ के रूलर थे जो 370 में, उससे पहले जो गवर्नमेंट थी 47 के बाद जो गवर्नमेंट बनी, उन्होंने पंजाबियों को एक आश्वासन दिया था आर्टिकल 146 शेड्यूल 6 के तहत जी कि भाई पंजाबी को कोई खतरा नहीं, इस लैंग्वेज को पंजाबी रहेगी, सरकार की तरफ से कोई खतरा नहीं, आप मत घबराएं, ये लैंग्वेज रहेगी। अगर आप जम्मू कश्मीर में देखना चाहते हैं पंजाबी की क्या पोजीशन थी, आप आरएसपुरा स्टेशन पर चले जाएं, वहाँ पर सबसे पहले पंजाबी में लिखा है आरएसपुरा स्टेशन का, फिर इंग्लिश में, फिर उर्दू में। मतलब इसका मतलब ये प्रूफ है कि जब रेलवे लाइन आई तब भी ये पंजाबी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और ये ऐसा नहीं है कि ये पंजाबी एक ही तबके की या ज़ुबान है, ये पंजाबी मुसलमान भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं, सरदार भी, सिखों की लैंग्वेज भी है, क्रिश्चियों की भी है। आप लीजिए आपके साथ जो वाल्मीकि महल्ला है, ये जो वाल्मीकि लोग रहते हैं इधर, ये पंजाब से लाए थे, जो पंजाबी बोलते हैं। जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं ये पंजाबी हैं, ये पंजाबी बोलते हैं जी। जो गोजरी है, पहाड़ी है, डोगरी है, मुजफ्फराबादी है, पुंछी है, चबेली है, जो भी लैंग्वेजें हैं इस शहर में मीरपुरी जो बोलते थे लोग पहाड़ों में, ये सब पंजाबी की शाखें हैं, पंजाबी से निकली हैं। जी जी। नहीं खालसा साहब, मेरा सवाल ये था कि आपकी हुकूमत दिल्ली में भी है, अगर दिल्ली में जिसकी हुकूमत होती है, जम्मू कश्मीर में भी उसकी हुकूमत होती है,
तो आप पंजाबी को इसमें इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं नहीं, करवा मेरी पाए? बात सुनिए कि बात यह है कि जब जिन्होंने ये इस पर स्टडी की या जिन्होंने इसको बिल्कुल आया, शायद उन्होंने को इस हिस्ट्री का शायद पता ना होगा कि भाई इतनी देर ये लैंग्वेज रही है, तो उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया होगा, जाने अनजाने में हो सकता है। लेकिन ये हमने इससे पहले अकाली दल ने भी इनके पास सामने ये मसला रखा, उस वक्त गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया कि भाई इस पर हम कंसीडर करेंगे और इसको भी कोशिश करेंगे लाने के लिए। दूसरी चीज़ इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई पंजाबी के बिना स्टेट में जो लोग रहते हैं, आप ले जा करनाल में लोग पंजाबी बोलते हैं, पहाड़ी को पंजाबी मिलती, जो जाएंगे मुजफ्फराबादी बोलते हैं, उड़ी में बोलते हैं, पुंछ में जाओ, जितनी बेल्ट है आप कठुआ बेल्ट ले लो जो बॉर्डर के साथ है ये। और दूसरा पंजाब किसको बोलते हैं, ये देखने के लिए चीज़ देखनी चाहिए थी कि पंजाब किसको बोलते हैं जहाँ पांच दरिया बहते हैं। और दरिया कौन कौन से हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये जो 5 दरिया हैं जो यहाँ से जो गुजर रहे हैं, जो इसके बीच में लोग रहते हैं, वो पंजाबी हैं। और पंजाबी एक रिच हेरिटेज लैंग्वेज है। पंजाबी के बिना कोई भी मतलब के काम होता नहीं। आप देख लीजिए कि कोई भी फिल्म ऐसी नहीं होती जिसमें पंजाबी गाना नहीं आता। पंजाबी एक रिच कल्चर मान जाए। ये दुनिया की 5वें नंबर की लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश से माना जाता है, सवाल चाइनीज। सवाल ये है खालसा साहब, सवाल ये है कि आपकी पार्टी में आप सिखों को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके नेतृत्व ने आपसे यह जानना जरूरी नहीं समझा कि पंजाबी को इनकॉर्पोरेट किया जाए या नहीं? मेरी बात सुनिए, हो सकता है, देखिए आज जो सिस्टम चल रहा है, आप इतना जानते हैं कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है सेंटर के साथ जी। जो ये अपनी असेसमेंट बना कर देते हैं, ये रिपोर्टिंग देते हैं, उस अब ये हमें उस कमेटी के मेंबर नहीं होते या हमें पूछा नहीं जाता। या इनको चाहिए था जो हम लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, जो लॉ मेक कर रहे हैं यहाँ पर, पहले उनको पूछना चाहिए था ऐसा कर रहे हैं भाई क्या होना चाहिए, या इनको सब लोगों को पूछना चाहिए था। हो सकता है कहीं ना कहीं चूक हो गई होगी, लेकिन ये इस चूक को इस चूक में सुधार करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर जी को लेटर लिखा है, जो मैंने कल प्रेस को भी दिया था और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने, इसलिए कि भाई ये ऐसा है कि उनको मैंने ये चीज़ें बताने की कोशिश की है लेटर में भी और प्रेस में भी, कि भाई जिस कल्चर की जिस लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगी, आपस में नहीं रहेगी, जिसकी गारंटी थी, आस्ता आस्ता वो लोग यहाँ से वो साइलेंट माइग्रेशन हो जाती है, जिसके माइग्रेंट्स की वजह से साइलेंट माइग्रेशन होती है। और उस माइग्रेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज से कुछ साल काफ़ी देर पहले 47 से पहले 47 के बाद भी जितना पंजाबी कश्मीर में व्यापारी था सब पंजाबी था, पंजाबी ज़्यादा था। लेकिन जब आस्ता आस्ता उनको घुट महसूस हुई, उस वक्त जो सरकार सेंटर में थी उसने भी शायद इसकी केयरलेस की, परवाह नहीं की, तो आस्ता आस्ता वो चले गए। आज जो प्रॉब्लम कश्मीर में है, जो ये चीज़ें सारी एक लैंग्वेज की वजह से भी हो जाती हैं कि जब जो दूसरी लैंग्वेज वाला नहीं रहता तो फिर दूसरा जो हैवी होता है जिसकी मजाटी होती है। हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, मैंने ये अपील किया है कि भाई आप प्रधानमंत्री जी को भी किया, होम मिनिस्टर जी को, भाई आप इसको संजीदगी से ले। और ये एक मसला ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी रही है, पंजाबी अब कम से कम 25 लाख से ज़्यादा लोग पंजाबी बोलने वाले यहाँ होंगे, जो वेस्ट पाकिस्तानी है, जो मैंने गिन के मोटी मोटी बात बताई है, जो 10 लाख तो रिफ्यूजी आया हुआ जो पंजाबी बोलता है, मुजफ्फराबाद से है, पुंछ से है, मीरपुर से है, देवा पटाला से है। लेकिन क्या खालसा साहब आपको लगता है कि आपकी दिल्ली में सुनवाई होगी जिस तरीके से आपने पीएम को पत्र लिखा है, जिस तरीके से आपने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, आपको उम्मीद है कि आपकी सुनवाई होगी? उम्मीद ऐसे है, जो श्रोमणी अकाली दल है अपने उनके जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने भी मुलाकात की है उनसे, उन्होंने भी कहा भाई ये आपने क्या किया, ये होनी चाहिए पहले भी थी। हम बाकायदा राब्ता रखे हुए हैं, लोगों ने उनसे भी रखा हुआ है, जो अकाली दल के यहाँ पर यूनिट है उन्होंने भी उनसे राब्ता रखा है अकाली दल बादल से, भाई आप इसके लिए बात करो।
वो कर रहे हैं, और हमने भी अपना जो हम कर सकते थे वो किया, और आगे भी कर रहे हैं कि भाई ये बात बिल से पहले इसका कुछ मसला हल होना चाहिए। लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। बिल्कुल, देखिए हम तो मैंने ऑलरेडी बोला, मैं लेटर लिख दिया जो मैं मेरे जो मैं कर सकता हूं, मैंने लेटर लिख दिया। उसके अलावा भी जो मेरे पास एफर्ट्स होंगे, मैं शायद कल चंडीगढ़ जा रहा हूं, वहां से भी मैंने कुछ लोगों के साथ बात करेंगे जो पार्लियामेंट है हमारे, जैसे अच्छा सालूवालिया साहब हैं, दूसरे हैं, उनसे भी बात करें, जो अकाली दल के, उनसे बात करेंगे भाई इस पर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको, जो पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन में जब आए, इसको तरीके से अपने हिसाब से उनको बताएं कि ये लैंग्वेज ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर देखिए जी, कल पंजाबी होने की वजह से यहाँ के 10 पंजाबी जो लोग पंजाबी आते हैं, किस प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पंजाब यही जो पार्ट अगर देखा जाए जोग्राफिकली कि ये ही पंजाब की धरती है, पंजाब से दरिया जो आते हैं ये पंजाब है, पंजाब का ही हिस्सा है, तो इधर पंजाबी होनी कहीं अचूक होगी, उस चूक को दूर करना चाहिए, मैं ये कहूँगा। जी चरणजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, हमने कैजुअल लेबर से बातचीत की, वो 23 से हड़ताल पर जा रहे हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने अब आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है, और ये लड़ाई के लिए 2 सप्ताह का समय भी सरकार को दिया है कि 2 सप्ताह तक सरकार सोच ले क्या वाकई में वो हमारे बारे में कुछ सोचना चाहती है या नहीं। और उसके बाद 23 सितंबर से लेकर के ये सभी अलग अलग जगहों से पैदल मार्च कश्मीर की ओर करेंगे, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जो अनंतनाग में जो स्टेडियम है वहाँ पर अपनी लड़ाई का आगाज़ नए सिरे से करेंगे। तनवीर है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि क्या ये प्लानिंग बनाई। तनवीर, एक्चुअल में क्या प्लानिंग है? और अभी रिसेंटली आपके 2 लोगों ने आत्महत्या भी कर ली, बड़ा ही दुखदायक था। जी सर, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया हूँ सर गुलिस्तान का, क्योंकि हमेशा हमारी आवाज़ आप उठाते रहे हैं। और मैं कहूँगा कि अब तंग आमद बराई जंग आमद, कि तंग होके अब जो आखिरी निर्णायक लड़ाई लड़ने का हमने फैसला किया है कि बार बार मरने से सर बेहतर है कि हम एक बार मर जाएं। आप जानते हैं कि पिछले 2 साथी हमारे जिनने अभी रिसेंटली जो डेथ अखनूर से कूद के डेथ की, एक साथी हमारा उधमपुर का PWD में उसने फांसी लगा के अपना ख़त्म कर दिया, और ऐसे कई साथियों के मैसेज अभी मेरे पास हैं जो ये करने के अपने आप को स्टार्ट करने के तैयार हैं। लेकिन उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के जरिए कि ऐसा कुछ ना करें। और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने सारी लड़ाई लड़ने का, फाइनल लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। इसमें आज 22 डिपार्टमेंटों की प्रेसिडेंटों की मीटिंग हमारी गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क्स में हुई, लेकिन कोविड के चलते हमने आज यहाँ पे 5-6 डिपार्टमेंट्स को ही मैन यहाँ पे लाया है, जिसमें सफाई कर्मचारी, इरीगेशन, PDD वगैरह जो भी है यहाँ पे आए हैं। अब सर एक ही मैसेज है सरकार को, जो सिन्हा जी नए गवर्नर साहब यहाँ पे आए हैं, और सुना है कि बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आए हैं और आवाज़ सुनेंगे। और पहले भी आपने GC मुर्मू जी से आपने खुद भी एक इंटरव्यू किया था और उसने कहा था कि इनकी एक पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन टिल डेट हमें सिर्फ कुछ नहीं मिला। और अब मजबूर होकर हम जो पूरे प्रांत से खिते जनाब की बात करें, किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, वहाँ से 23 तारीख को सुबह 10 बजे लोग मार्च पैदल करेंगे कश्मीर की तरफ। और जम्मू से कठुआ, सांबा या जम्मू से मैन और चीफ इंजीनियर ऑफिस से मैन गैदरिंग होगी। आप PH से ताल्लुक़ रखते हैं, PH में कितने कैजुअल लेबर है? सर PH में अगर बात करें हम तो जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें तो लगभग 22,000 के करीब है, और वहीं कश्मीर के अंदर बात करें 10,500 के करीब का ये फिगर है, जो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टेबल है। वैसे अगर बात करें तो 44,000 के करीब का फिगर है, लेकिन हम अभी उन्हीं लोगों की बात करेंगे जिनको फाइनेंस ने एक्सेप्ट किया है। और हम सरकार से ये भी नहीं कहते हैं कि आप 60,000 लोगों को वन टाइम वन स्ट्रोक में कर लो, ये किसी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। और GDP की बात करें कितनी जो ग्रोथ मुल्क की गिरी है, और अगर नीति आयोग की बात करें हम कि जम्मू कश्मीर लेबर रिफॉर्म से क्या काम हुआ, वो खुद आपने देखा कि 0% यहाँ पे काम हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब हम सरकार को ये भी नहीं कहते हैं कि आप पूरा 100 का 100% हमें दीजिए, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए कम से कम जो मिनिमम वेज एक्ट है उसको लागू कीजिए। अनफॉर्चुनेटली जो वाटर टेस्टिंग स्टाफ का जो हमारा जो प्रॉब्लम्स थी अभी तक गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस नहीं किया। हमारा जो वाटर टेस्टिंग स्टाफ था सर वो 2013 में रिक्रूट हुआ था एज़ पर द यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल, जो एज़ पर दी जो गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके हिसाब से रिक्रूट हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक यूनिफॉर्म
हम ड्रिंकिंग वाटर प्रोटोकॉल के हिसाब से नेबल के लिए, नेबल रेगुलेशन के लिए लेबॉर्ट्रीज तैयार हैं, लेकिन अभी तक स्टाफ के लिए कोई भी प्रॉपर रेगुलेशन पॉलिसी जो है अभी तक नहीं मिली है, ना ही कोई पे स्केल गवर्नमेंट ने अभी तक उनको प्रॉपर दिया है। इसलिए हम तनवीर सर की जो अभी मूवमेंट जो आगे स्टार्ट होने जा रही है, हमारी तरफ की एसोसिएशन से तनवीर सर को हम 100% जो है ये रोड मैप 23 तारीख वाला रोड मैप ये समझ से बाहर है। हाँ जी सर, ये है कि सर आप जैसे देख सकते हैं कि काफ़ी देर से हमारी एसोसिएशन जो है वो स्ट्रगल कर रही है रेगुलेशन के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली आश्वासन दिए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है वो किसी भी तरीके से काम नहीं किया है। लेकिन अब जो जैसे आप देखते हैं कि हमारी अब यूटी बन चुकी है, अगर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर यहाँ के स्टाफ के जो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं कर पाएगी, तो मुझे नहीं समझ आता कि कब करेगी। हमारी जो मिनिमम वेजेस एक्ट है जो ऑल यूटी में है उसको लागू जल्द से जल्द किया जाए, और उसके बाद सर हमारे जो पेंडिंग 4-4 साल की सैलरी है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। अगर ये हमें 23 तारीख तक ये अगर सर हमारी जो ये हमारे जो डिमांडें नहीं मानते हैं, तो आने वाले टाइम में सर हम नहीं, ये इसकी जिम्मेदार एलजी साहब हैं और सरकार है और देश के प्रधानमंत्री। अगर सरदार के हमारे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार और हमारा जो कानून है वो गरीबों के लिए है, तो मैं ये उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो 61,000 एम्प्लॉइज़ हैं, इनसे ज़्यादा गरीब कौन है सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक? एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर, मेरा नाम। जी सर। आप कब से है इस डिपार्टमेंट में? सर 2007 से। 2007। क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा पॉलिसी प्रोग्राम है कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा? सर फ़िलहाल तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब तनवीर जी ने बोला कि जैसे ये आगे चल रहे हैं हमारे, हम इनके पीछे चल रहे हैं कि जैसे जैसे चलेंगे, जैसे जैसे निर्णय लेंगे वैसे वैसे हम इनके साथ चलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों। मैं आपको बताता चलूँ कि ये महासंग्राम शुरू होने वाला है और कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने अब ये मान लिया है कि वो निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। अब कोई बैठक नहीं होगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। ये इनका कहना है कि वो संघर्ष करेंगे। संघर्ष का आगाज़ 23 तारीख से होगा। यहाँ से पैदल वो कश्मीर के लिए रवाना होंगे और अनंतनाग में 2 अक्टूबर को महारैली की जाएगी। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।